Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to cover the topics of conception and prenatal stage in the course of human development. So the first topic that we are going to discuss will be conception, and later we will go to the various prenatal stages यानी जन्म से पूर्व कौन सी अलग अलग स्टेजेस से भ्रूण गुजरता है, उन सभी स्टेजेस के बारे में आज हम जानेंगे। पर आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंसेप्शन से, यानी गर्भ धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। गर्भ धारण करने के लिए हमें दो प्रजनन कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। पहली जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम ओवम कहते हैं। जो महिलाओं में प्रजनन कोशिका पाई जाती है उसे हम ओवम कहते हैं, जो कि हर महीने महिला के अंडाशय में से एक ओवम रिलीज होता है, जिस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। हर महीने जब ओव्यूलेशन होता है और अंडाशय से अंडा यानी ओवम रिलीज होता है तो वह गर्भाशय की नाल द्वारा अपटेक किया जाता है, पिक किया जाता है, और वो गर्भाशय की नाल यानी फेलोपियन ट्यूब्स से होता हुआ आगे की ओर गर्भाशय में बढ़ता है। ओव्यूलेशन के 24 घंटे के भीतर यदि फेलोपियन ट्यूब में अंडे को स्पर्म यानी पुरुषों में पाई जाने वाली प्रजनन कोशिका से मिलन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप कंसेप्शन होता है, जिसे हम गर्भधारण की प्रक्रिया कहते हैं। तो गर्भधारण के लिए हमें दो कोशिकाएं, एक स्त्रियों की प्रजनन कोशिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम ओवम कहते हैं, और पुरुषों की रिप्रोडक्टिव सेल जिसे हम स्पर्म कहते हैं की जरूरत पड़ती है। प्रजनन यानी फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन ओव्यूलेशन होने पर ही संभव है, जो कि हर महिला की साइकिल में एक बार अवश्य रूप से होता है। फर्टिलाइजेशन होते ही यानी महिला द्वारा गर्भ धारण करते ही तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात कि बच्चे का क्या जेंडर होने वाला है, बच्चा एक लड़का होगा या लड़की, उसके जितने भी आनुवांशिक गुण हैं वो भी उसी समय तय हो जाते हैं। और तीसरा यह भी तय हो जाता है कि बच्चे जुड़वा होंगे या सिंगल चाइल्ड होगा। तो कंसेप्शन स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप होता है, और उसके बाद दूसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन प्रीनेटल स्टेज का एक हिस्सा है, यानी कंसीव करने के बाद प्रसव से पूर्व भ्रूण को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और उन तीनों स्टेजेस को मिलाकर बनती है प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव से पूर्व की स्थिति। प्रीनेटल पीरियड 3 चरणों में संपूर्ण होता है, और यह कंसेप्शन से शुरू होकर प्रसव पर समाप्त होता है, यानी तकरीबन 48 से 40 हफ्तों की यह जर्नी होती है। 3 चरण जो कि प्रीनेटल स्टेज में या प्रीनेटल डेवलपमेंट में होते हैं, उसमें सबसे पहला है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज में बच्चा या जो समयावधि है वह कंसेप्शन के बाद पहले 2 हफ्ते तक जो समयावधि है वो जर्मिनल पीरियड कहा जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड आता है, जो कि जन्म कंसेप्शन के 2 हफ्ते से 8 हफ्तों तक रहता है। कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन होने के 2 हफ्ते से 8 हफ्तों तक।
और तीसरा और फाइनल जो चरण है उसे हम फीटल पीरियड कहते हैं, जो कि कंसेप्शन के बाद के 2 महीनों के पश्चात प्रसव तक चलता है। यानी कंसीव करने के 2 महीने से प्रसव तक के समयावधि को हम फीटल पीरियड कहते हैं। जर्मिनल स्टेज को यदि हम समझें तो यह वो स्टेज है, वो चरण है जो कंसेप्शन के तुरंत बाद शुरू होती है। यानी जब अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, उसके पश्चात जर्मिनल चरण या जर्मिनल स्टेज की शुरुआत होती है। फेलोपियन ट्यूब यानी गर्भाशय की नाल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग, जिसे अब हम जाइगोट यानी युग्मज कहते हैं, वो धीरे धीरे गर्भाशय की नाल से होते हुए गर्भाशय की कैविटी यानी मध्य भाग तक पहुंचता है। इसे मध्य भाग तक पहुंचने में तकरीबन 6 से 10 दिन लग जाते हैं। कंसेप्शन के पहले 2 हफ्तों के भीतर भीतर युग्मज को ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आना होता है और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आकर वो यूट्रस की यानी गर्भाशय की दीवार, जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, इस दीवार में आकर वो चिपक जाता है, जिसे टेक्निकली इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बुलाई जाती है। इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट यानी जाइगोट, जिसमें काफी हद तक कोशिकाओं का विभाजन और विशिष्टीकरण हो चुका हो, उस अवस्था में जाइगोट को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में गर्भाशय की नाल से होता हुआ जब यह गर्भाशय के मध्य भाग तक पहुंचता है तो एंडोमीट्रियम यानी गर्भाशय की दीवार में आकर चिपक जाता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि अब तेजी से बढ़ते हुए ब्लास्टोसिस्ट को पोषण की और अन्य आवश्यक सामग्री की भी जरूरत पड़ने लगती है और वो उसे माता के शरीर से प्राप्त करना होता है। इस प्राप्ति के लिए वो माता के गर्भाशय की दीवार, जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, उसकी वॉल पर जाकर चिपकता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन कंसेप्शन से 2 हफ्तों के भीतर हो जाता है। इम्प्लांटेशन पर जर्मिनल स्टेज कंप्लीट यानी पूर्ण होती है। जर्मिनल स्टेज के बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी एम्ब्रियोनिक चरण। यह 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक चलता है। यानी जर्मिनल पीरियड जो कि कंसेप्शन से 2 हफ्ते तक चला, 2 हफ्ते के बाद अगले 6 हफ्ते तक जो पीरियड चलेगा उसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोशिकाओं के विशिष्टीकरण की प्रक्रिया और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है और जाइगोट को, ब्लास्टोसिस्ट को अब सपोर्ट करने वाले सिस्टम का भी डेवलपमेंट, विकास होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट में 2 प्रकार के बदलाव विकास के रूप में होते हैं। पहला, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कोशिकाओं का निरंतर विभाजन हो रहा है और विशिष्टीकरण हो रहा है, उसके चलते कोशिकाओं की 3 लेयर्स यानी 3 सतह विकसित हो जाती हैं। एम्ब्रियो यानी जो ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमीट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, उसके पश्चात उसे ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था से एम्ब्रियो की अवस्था में माना जाता है, यानी अब हम उसे भ्रूण के नाम से जानते हैं। तो भ्रूण के अंदर 3 अलग अलग सतह बनती है कोशिकाओं की। जो सबसे अंदरूनी सतह है, द इनर मोस्ट सेल लेयर, वो आगे जाकर बच्चे के
पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में बदलती है, विकसित होती है। मध्य भाग में जो सेल की लेयर है, सतह है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम, हड्डियां, मांसपेशियां, मल त्यागने का तंत्र और प्रजनन तंत्र बनाती है, और इस लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म। और जो सबसे बाहरी सतह है, जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है, वह आगे जाकर नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे कि कान, आंख, नाक और हमारी त्वचा और नाखून बनाते हैं। तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट में पहला बड़ा बदलाव जो एम्ब्रियोनिक चरण में आता है, वो सेल्स का डिफरेंशिएशन, विशिष्टीकरण 3 अलग अलग सतहों में हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। दूसरा बड़ा बदलाव यह आता है कि अब एम्ब्रियो में लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हो जाता है तेजी से। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी एम्ब्रियो माता के गर्भाशय में चिपक चुका है, इम्प्लांट हो चुका है। अब उसे माता के शरीर से पोषण और अन्य आवश्यक तत्वों को लेना है, आदान प्रदान करना है। इसलिए जो सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है, उसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहला है एमनियन, जिसे हम एमनियोटिक थैली के नाम से भी जानते हैं। एमनियन जो है वो एक बैग की तरह होता है, जिसके अंदर द्रव्य या तरल पदार्थ रहता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो तैरते हुए अपने आप को विकसित करता है। यह एक सही और सुगम वातावरण एम्ब्रियो को प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है, जो तापमान, ह्यूमिडिटी आदि जिसमें नियंत्रित रहती है और भ्रूण के लिए सुगम रहते हैं। इसी के साथ यह भ्रूण को किसी भी चोट से बचाव करता है, शॉक से सुरक्षा देता है। दूसरा सपोर्ट सिस्टम है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में नाभि रज्जु कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 धमनियां और 1 नाड़ी होती है, जो बच्चे को प्लेसेंटा से जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं। प्लेसेंटा जिसे हम गर्भनाल से जानते हैं, गर्भनाल के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा सपोर्ट सिस्टम का तीसरा हिस्सा है, जिसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज यानी तंतु होते हैं जो कि माता और बच्चे के बीच में तत्वों का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। जानने वाली बात यह है कि बच्चे की रक्त की धमनियों और नाड़ियों और माता की रक्त की जो धमनियां हैं, वे कभी भी एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। रक्त जो है वो कभी भी एक दूसरे का मिश्रित नहीं होता, वे केवल एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं और प्लेसेंटा के माध्यम से तत्वों का, आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के 3 हिस्से हुए, एमनियन, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। तीसरा चरण है फीटल स्टेज। यह प्रजनन पूर्व होने वाले विकास के चरणों का सबसे लंबा चरण होता है। यह तकरीबन 7 माह तक चलता है, यानी कंसेप्शन से, यानी गर्भधारण के 2 माह से 9 माह तक। यह सबसे ज्यादा लंबे होने के अलावा सबसे तीव्र गति से विकास को करने वाला भी चरण माना जाता है। मात्र 3 माह पश्चात, गर्भधारण के मात्र 3 माह पश्चात ही भ्रूण जो है वो 3 इंच लंबा हो चुका होता है और तकरीबन 80 से 85 ग्राम का वजन भी प्राप्त कर लेता है। साथ ही अब भ्रूण एक्टिव है, अपना मूवमेंट, हाथों और पैरों का मूवमेंट शुरू करता है और
अपने सर को भी हिलाना शुरू कर देता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो फीटल स्टेज में आता है वो है वायबिलिटी, यानी भ्रूण की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। कंसेप्शन से 6 माह पश्चात भ्रूण में इतनी तीव्र गति से बदलाव हो जाते हैं कि यदि किसी कारणवश भ्रूण 6 माह पश्चात माता के शरीर से बाहर आता है या असामयिक डिलीवरी प्रजनन हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तो भी वह इतना विकसित हो चुका है कि माता के शरीर के बाहर भी थोड़ी सहायता से जीवित रह सकता है। यानी फीटल स्टेज के डेवलपमेंट इतने ज़्यादा डायनामिक होते हैं कि वे बच्चे को अब माता के शरीर के बाहर भी जीवित रखने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 9 माह की प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर जो 3 माह का होता है, उसमें किस किस तरीके से विकास होता है। कंसेप्शन यानी गर्भधारण से 4 हफ्ते में अब भ्रूण जो है वो 1 इंच के 10वें हिस्से जितना ही साइज यानी आकार का होता है। साथ ही उसमें तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय, लंग्स यानी फेफड़े और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड का विकास शुरू हो जाता है। एमनियोटिक थैली बननी शुरू हो जाती है और इस अवस्था में हम इसे जाइगोट यानी युग्मज बुलाते हैं। 8 हफ्तों के अंदर अंदर भ्रूण 1 इंच लंबा हो जाता है। उसका चेहरा, आंखें, कान, मुंह, दांत आदि विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अब वह अपने हाथ और पैर हिला सकता है, उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है और सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे की भ्रूण की धड़कन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। युग्मज से बढ़कर अब भ्रूण का नाम दिया जाता है। 12वें हफ्ते में भ्रूण 3 इंच लंबा हो चुका है। अपने हाथ पांव के साथ साथ पैरों और हाथों की उंगलियां भी हिलाना शुरू कर रहा है। साथ ही अब वो हंसता है और निगलने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। बच्चे का जेंडर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है कि वह बालक है अथवा बालिका, और अब हम इसे भ्रूण के नाम से ही बुलाते हैं। दूसरे तिमाही में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में 16वें हफ्ते पर बच्चा भ्रूण 6 इंच लंबा हो चुका है। उसकी धड़कन अब बहुत आसानी से सुनाई देती है और स्ट्रांग है। बच्चे की त्वचा बन रही है पर अभी वह पारदर्शी है। बच्चे के शरीर पर झीले बालों की एक परत मौजूद है। उसके पैरों और हाथों की उंगलियों के नाखून बन रहे हैं और अब वह एमनियोटिक थैली में रोल कर सकता है, पलट सकता है। 20वें हफ्ते तक आते आते बच्चा 1 फुट लंबा हो चुका है और तकरीबन 1 पाउंड वजनी। बच्चे की धड़कन जो पहले मात्र सोनोग्राफी के माध्यम से सुनाई दे सकती थी, अब वह एक सामान्य स्टेथोस्कोप के माध्यम से भी सुनाई दे जाती है। बच्चा अंगूठा चूसना, हिचकियां लेना शुरू करता है और साथ ही उसके बाल, पलकें, आईब्रोज आदि दिखने शुरू हो जाते हैं। 24वें हफ्ते आते आते बच्चा 14 इंच का हो चुका है। अभी त्वचा जो है वो सलवटों से भरी हुई है, परंतु उसके ऊपर एक संरक्षी विलेप, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। आंखें खुल जाती हैं और उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो चुकी है। आखिरी तिमाही में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में 28वें हफ्ते में बच्चा 16 इंच लंबाई हासिल कर चुका है और 1 किलो से ज्यादा वजन पा चुका है। अब वह अपने शरीर में वसा को
संग्रहित करना शुरू करता है। धीरे धीरे वह काफी एक्टिव होता जा रहा है और श्वसन तंत्र जो है वह काफी अच्छे से काम कर रहा है। 32वें हफ्ते में बच्चा 1.5 फुट लंबाई को हासिल कर लेता है और तकरीबन 2 किलो तक का वजन भी पा लेता है। अब उसके सोने और जागने के चरण शुरू हो जाते हैं। वह आवाज़ों से रिस्पॉन्ड करता है और अपने प्रसव के दौरान की पोजीशन को ले लेता है, या तो सर नीचे की ओर या पैर नीचे की ओर। अब 32वें हफ्ते में बच्चे की जो भी पोजीशन हो जाती है, आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रसव उसी पोजीशन में होगा, उसी अवस्था में होगा। बच्चे के प्रसव को आसानी से होने के लिए अभी भी उसके सर की हड्डियां अभी सॉफ्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं। हालांकि यकृत में लौह तत्व की स्टोरेज शुरू हो जाती है जो कि जन्म से 6 माह तक रहती है। 36 से 38वें हफ्ता जो बच्चे के प्रसव पूर्व चरणों का आखिरी समय है, उसमें बच्चा 20 इंच लंबाई तक हासिल कर जाता है। उसकी त्वचा की सलवटें अब कम हो जाती हैं। ऊपर का संरक्षी विलेप थोड़ा मोटा होने लगता है। जो महीन बालों की परत थी वह जाने लगती है। बच्चा अब धीमा पड़ता है, उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है और वह अपनी माता से रोग प्रतिरोधक क्षमता लेना शुरू करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस अवस्था पर बच्चे को इसलिए विकसित होती है क्योंकि अब बच्चा बाहरी वातावरण और बाहर के संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ प्रसव पूर्व जो 3 विकास के चरण हैं, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज, को आज हमने जाना और साथ ही गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में भी सीखा। Thank you very much.